मन मनोविज्ञान और शिक्षा। मनोविज्ञान का अध्ययन करने वालों ने बहुत पहले से प्रयास करना आरंभ कर दिया था। प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रयोग और परीक्षण हुए। सीखने की क्रिया का भी वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन हुआ और पशुओं के सीखने और विभिन्न प्रकार की अध्ययन और प्रयोग किए गए। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर अधिगम के विभिन्न नियम और सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इन वैज्ञानिक ने अपने अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में अधिगम की प्रक्रिया को अलग अलग तत्वों को महत्व दिया। अधिगम के सिद्धांत का संप्रत्यय। सीखने के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या से होता है जिनके द्वारा सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या होती है और उस व्याख्या में अग्र 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। पहला, व्यक्ति क्यों सीखता है? दूसरा, व्यक्ति कैसे सीखता है? तीसरा, व्यक्ति क्या सीखता है? किसी संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत व्याख्यात्मक कथन जो मूर्त प्रयोगों के निष्कर्षों पर आधारित हो को सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। अधिगम के घटित होने के स्थितियों का मनोवैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण किया, विश्लेषण तथा संश्लेषण के आधार पर प्रयोगों के द्वारा अध्ययन कर एक संगठित विचार प्रस्तुत किए। यही अधिगम के सिद्धांत हैं। अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण। सीखने के सिद्धांतों को 2 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी एंड बिहेवियर्स थ्योरीज। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों को अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं तथा इस वर्ग के सिद्धांत वस्तुतः सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध या बंधन बनाने के रूप में स्पष्ट है। इसके विपरीत संज्ञानात्मक सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, समझ व सूझ की भूमिका पर अधिक बल देते हैं। वस्तुतः संबंधवादी सिद्धांत मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय से प्रभावित मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किए गए, जबकि संज्ञानात्मक सिद्धांत गेस्टलार्ट संप्रदाय और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रभावी वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत चित्र में यह वर्गीकरण को और अधिक स्पष्ट करता है। यहाँ पे देखिए सीखने के सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, थार्नाइट का उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अब यहाँ पे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अधिगम के इस सिद्धांत के प्रतिपादक नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी शरीरशास्त्री I.P. पावलोव हैं। पावलोव ने सन 1900 में शारीरिक सहज अनुक्रिया को उद्दीपन से संबद्ध करके अध्ययन प्रारंभ किए। सन 1904 में पावलोव ने अपने प्रयोगों के आधार पर अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा को विकसित किया। इसी अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा से अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पावलोव का सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है जो निम्नलिखित है। पावलोव का अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है। दूसरा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है। तीसरा, संबंध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया द्वारा सीखना, इसे भी बोला जाता है। मतलब ये पावलोव का ही सिद्धांत है।
पावलो का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत का आधार प्राणी द्वारा किए जाने वाली सहज स्वाभाविक क्रिया है। पावलो का कहना था कि कोई प्राणी जब किसी उद्दीपन के संपर्क में आता है तथा उससे प्रेरित होता है तो उसके शरीर से संबंधित अंग स्वाभाविक रूप से अनुकूलन क्रियाएं करने लगता है। पावलो के अध्ययन में यह पाया गया कि स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया या अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक के लिए अस्वाभाविक और अनुबंधित प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार जो भी अनुक्रिया होती है वही सीखने या अधिगम में परिवर्तित हो जाती है। प्रदर्शन की सुविधा के लिए हम उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों को निम्नलिखित संकेतों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। पावलो द्वारा किया गया प्रयोग। पावलो एक्सपेरिमेंट। पावलो ने अपने प्रयोग के लिए लकड़ी का एक ऐसा उपकरण तैयार किया जिसमें कुत्ते को खड़ा किया जा सके। कुत्ते के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि आवश्यक पड़ने पर वह एक निश्चित समय और अवधि के लिए कुत्ते के सामने भोजन लाया जा सके। इस उपकरण में घंटी बजाने तथा भोजन प्रस्तुत करने के लिए त्वरित बटनों का प्रयोग किया गया। पावलो एक शरीर वैज्ञानिक था, अतः उसने कुत्ते की लाल ग्रंथि में एक नली लगा दी थी जिससे कुत्ते की लार उचित स्थान पर रखे एक बीकर में एकत्रित किया जा सके। यह संपूर्ण उपकरण एक ध्वनि अवरोही कक्ष में रखा गया और कुत्ते को उसमें खड़ा किया गया। परीक्षण के लिए कुत्ते को पहले एक निश्चित समय पर भोजन का बटन लगाकर भोजन दिया गया। भोजन सामने आते ही कुत्ते की लार निकलने लगी। इस स्थिति में भोजन ने कुत्ते के लिए एक स्वाभाविक उद्दीपक यूएस का कार्य किया तथा लार आना उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया यूआर या स्वाभाविक क्रिया नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शंस थी। प्रयोग के अगले चरण में दूसरे दिन पावलो ने केवल घंटी का बटन दबाया। घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते ने कान तो खड़े किए किंतु लार नहीं निकाली। इस स्थिति में घंटी की ध्वनि लार टपकने वाली क्रिया के लिए अस्वाभाविक उद्दीपन कंडीशनल स्टिम्युलस था, अतः लार नहीं निकली। तीसरे दिन पावलो ने घंटी का बटन दबाने के तत्काल बाद भोजन का बटन दबा दिया। इस प्रकार घंटी की ध्वनि तथा भोजन की प्रस्तुति दोनों क्रियाएं कुत्ते के सामने साथ साथ हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि कुत्ते ने कान भी खड़े किए और लार भी टपकाई। पावलो ने घंटी तथा भोजन दोनों के बटन एक साथ दबाने की क्रिया को कई दिनों तक दोहराया और देखा कि कुछ दिनों बाद भोजन लाए बिना ही घंटी बजते ही कुत्ते की लार निकलने लगती है। पावलो के अनुसार इस अंतिम स्थिति में कुत्ता घंटी की आवाज़ से भोजन प्राप्त करने के लिए अनुबंधित हो गया था। इस प्रकार कुत्ता सीख गया था कि जैसे ही घंटी की आवाज़ होगी भोजन उसके सामने आ जाएगा। सीखने की इस प्रक्रिया में भोजन उद्दीपक के रूप में टपकना स्वाभाविक क्रिया तथा घंटी से भोजन आने के लिए आश्वस्त होना अनुबंधन के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे इसका चित्र देखिए। पहले यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया गया है। और पावलो के प्रयोग का विश्लेषण। पावलो ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राणी के सामने किसी भी प्राकृतिक और स्वाभाविक उत्तेजक के आने पर प्राणी स्वाभाविक क्रियाएं करता है। जैसे इन प्रयोग में भोजन आने पर कुत्ते का लार निकलना यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रकार उसके सामने अस्वाभाविक उत्तेजन आने वह
स्वाभाविक क्रियाएं करता है। जैसे इस प्रयोग में घंटी बजने पर कान खड़े करना, यह दोनों स्थितियां अधिगम और अनुकूलन होने के पहले की है। किंतु जब स्वाभाविक उत्तेजक और अस्वाभाविक उत्तेजक दोनों एक साथ प्राणी के सामने लाए जाते हैं तो उन्हें स्वाभाविक अनुक्रिया करता है तथा बाद में अनुकूलन हो जाने पर केवल अस्वाभाविक उत्तेजक के आने पर स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। इस प्रयोग में जब घंटी का बजना अस्वाभाविक उद्दीपक है तथा भोजन का लाना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब दोनों साथ साथ आते हैं तो कुत्ता पहले तो केवल कान खड़े करके अस्वाभाविक क्रियाएं करता है, परंतु इस क्रिया को बार बार दोहराने जाने पर अनुकूलन हो जाता है। इसके बाद वह लार टपकने के रूप में स्वाभाविक क्रियाएं करने लगता है। पावलोव के अनुसार यह अनुकूलन ही अधिगम है। यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाले तत्व होते हैं। तो पहला स्वाभाविक उद्दीपक की प्रभावशीलता, अस्वाभाविक उद्दीपक की तीव्रता और संबंधता, उद्दीपन के समय क्रम का संबंध, फिर उद्दीपनों की पुनरावृत्ति, संवेगात्मक उद्दीपक, पुनर्बलन और संतोषप्रद परिणाम की आशा। यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक पहले अभ्यास हो गया, समय हो गया, फिर आपका बाहरी रुकावटें हो गई, अभिप्रेरक, बुद्धि, स्वास्थ्य, वातावरण। ये रही आपके पावलोव का सिद्धांत। अब कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे थार्नाइट के बारे में। पावलोव के अधिगम के सिद्धांत की सीमाएं, पावलोव के प्रयोग में अनुकूलन, ये सब है।